करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का पूरे 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज के इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल जो है वो पूछा गया है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। अब आपसे पूछा गया है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होगा या फिर गॉस होगा। तो बच्चों, हमने बताया है अगर आपके सामने आए प्रेरकत्व आए, स्वप्रेरकत्व आए, अन्योन्य प्रेरकत्व आए, ये सब अगर आ रहा हो तो उसका मात्रक हमारा हेनरी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक प्रश्न और भी आता है कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है। आपको याद रखना, 1 हेनरी बराबर हमारा 10⁻³ मिली हेनरी होता है। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर याद करके जाओगे आप लोग। देखिए, दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो बच्चा पाठ ये दिया गया फैराडे साहब के द्वारा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, जो कि 29 अगस्त 1831 में ये दिया गया था। जरूर याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, लेंज का नियम पालन करता है। ये तो कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि लेंज का नियम जो वो किसका पालन करता है। तो लेंज का नियम जो ऊर्जा संरक्षणता के सिद्धांत का पालन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सभी बच्चा पार्टी क्या करेंगे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, फोर्थ नंबर सवाल है आपके सामने। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर जल्दी से बता दो आप लोग। पूछा क्या गया है, 20 सेंटीमीटर और माइनस का 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। क्षमता पूछा गया, बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने बताया है। देखो, एक को हम P1 मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे निकालना हो तो एक को मान लो P1, और P1 बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया। और अगर सेंटीमीटर में दिया गया हो तो हमने पढ़ा है P बराबर हमारा क्या होता है बच्चा पार्टी, वो हमारा 100 बटा में फोकस दूरी होता है, जो कि 20 दिया गया है। तो 20 पंचे का 100 होता है, यानी कि 5 डायोप्टर इसका निकल गया। उसके बाद अगर हम P2 बराबर क्या लिखेंगे, P2 हम इसको मान लेते हैं माइनस का 40 सेंटीमीटर, तो माइनस का 40 हो जाएगा। और बराबर में हम लोगों ने इसके लिए भी पढ़ा है कि 100 बटा में क्या होता है, फोकस दूरी होता है। और फोकस दूरी माइनस का 40 है, तो माइनस ऊपर कर दो, 40 नीचे कर दो, 4 दूना के 8 हुआ, तो 2.5 हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा गया, देखो P बराबर एक फॉर्मूला और होता है P1 प्लस P2। ये फॉर्मूला बताया है कि नहीं बच्चा पार्टी। देखो P1 कितना है, 5 डायोप्टर है। उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, और ये P2 कितना है तो माइनस का 2.5 है, तो माइनस 2.5 लिख देंगे। अब इसमें से घटाना है भाई, 5 प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2.5 लिख दो। 5 में से 2.5 को घटा दो, कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, जो कि प्लस में दिया गया। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है बच्चा पार्टी। समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो, बहुत ही आसान सा है, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कर रहा है। फिफ्थ नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर क्या होता है। यहां से भी दो प्रश्न आता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यह हमने बता चुका है कि दूरी का मात्रक है। और अगर पूछे प्रकाश की चाल क्या होता है, तो वो हमारा 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर पूछा गया प्रकाश वर्ष मतलब, प्रकाश वर्ष मतलब समझ रहे हो भाई, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी का मान पूछा गया आप लोगों से, वो हमारा होता है कितना, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चा पार्टी इसको याद रखोगे। ये भी याद रखिएगा, 3 गुना 10⁸ जो है मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है। और प्रकाश वर्ष मात्रक जो होता है वो दूरी का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 6 नंबर सवाल है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन है, ये बताना है आप लोगों को। तो वो हमारा आवृत्ति होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और ये जो है प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो हाइगेंस के द्वारा दिया गया। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर सवाल है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर
तरंगाग्र कैसा होता है, गोलाकार होता है, कई बार हमने बता चुका है। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है? 1 हो जाता है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। और हाँ, जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हो सभी बच्चे क्लास के लाइक वाले बटन को दबा देना, जल्दी जल्दी से दबा दो बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये तो कई बार हमने बता चुका कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और वायु का सबसे कम होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है बच्चा पार्टी, और वायु का जो होता है वो होता है 1.0003 होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछे कम किसका होता है, वायु लगाना, ज्यादा पूछे हीरा लगा के चले आना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो उसका समतुल्य लेंस क्या होगा? देखो भाई, दो उत्तल लेंस ही है तो उसका समतुल्य जो होगा वो उत्तल ही होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 11 नंबर सवाल कह रहा है क्या, देखो एक लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखो जी कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया। एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया तो इसकी क्षमता क्या होगी? और हमने बताया अगर फोकस जो है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया तो P बराबर 100 बटा में फोकस दूरी वाला फॉर्मूला को यूज कर लेना। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया तो 20 पंचे का 100 होता है। 5 डायोप्टर किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी जरूर अच्छे से याद रखोगे, समझ ना आया हो तो फॉर्मूला को समझ लेना। चलो हम फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। P बराबर क्या होता है? 100 बटा में फोकस दूरी होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। और फोकस दूरी हमारे सामने 20 दिया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? सबसे कम होता है बैगनी रंगों के लिए और सबसे अधिक होता है लाल रंग के लिए, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? हमने बताया है कि दूरी का मात्रक है, मतलब दूरी का ही होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी क्या कर रहा है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति 0 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए आपके सामने है 15 नंबर सवाल, एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण जो होता है वो क्या होता है? तो सभी बच्चा पार्टी को याद रखना है, डेल्टा एम बराबर क्या होता है? वो हमारा होता है μ-1 होता है और इंटू में ए होता है। इसको याद रख लो। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। सारे बच्चे याद रखोगे, सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर सवाल, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? लगभग का 42 डिग्री होता है। सही जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 का डी लगाओ बच्चा पार्टी, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 17 नंबर सवाल देखिए, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है? व्यतिकरण की जो घटना का कारण है वो हमारा फेज डिफरेंस होता है, यानी कि कालांतर होता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, फिजिक्स में 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही करवाना है भाई। उसके बाद फिजिक्स में हमें जो है बोर्ड एग्जाम की तरफ से 70 में 70 लाना है और स्कूल से तो आपको 30 में 30 मिलेगा ही, इसलिए घबराओ नहीं भाई। फिजिक्स में 90 प्लस लाना है आप लोगों को। देखो ये क्या कर रहा है, 18 नंबर सवाल है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे कैसी होती है? देखो हाइगेंस के अनुसार जो है वो प्रकाश की तरंगे जो है वो यांत्रिक और अनुप्रस्थ होती है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का क्या लगाए हो? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर सवाल, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रकाश के कणिका सिद्धांत जो दिया गया था वो न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था बच्चा पार्टी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, तब आप हाइगेंस लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर सवाल है, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है तो इसका कारण क्या है? साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका जो मेन कारण होता है वो होता है प्रकाश का व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, जब
जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। भाई अगर 2 नंबर में भी पूछे विवर्तन किसे कहते हैं तो आप लगा देना, जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया हमारा विवर्तन कहलाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर सवाल है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग से। जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग के द्वारा पता की जाती है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे क्लास को लाइक अभी तक नहीं किए हैं सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा, तब पढ़ाने में एकदम मजा आ जाता है, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर सवाल है, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं कैसे दिशा में? तो केवल एक ही दिशा में कंपन होते हैं। भाई ऑप्शन बी को लगाओ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है और आपके सामने प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? बताओ। वो हमारा तीव्रता होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है किससे? बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा किससे स्वतंत्र है? तो आपको याद रखना ये स्वतंत्र है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, ये रहा 26 नंबर सवाल कर रहा है क्या? देखो, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि है जो समान होती है, ये आपको बताना है। तो आप लगाओगे सर संवेग जो है यही तो समान होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फिर 27 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ। पूर्ण तरंग दिष्टकारक में उपयोग होता है कितने डायोड का उपयोग होता है? 2 डायोड, 3 डायोड, 4 डायोड, कितने डायोड का उपयोग होता है बच्चा पार्टी? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायोड का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 27 का अगर आप लोग ए लगा रहे हो तो बिल्कुल ही सही आंसर है। लेकिन बच्चा पार्टी एक चीज याद रखोगे, यहां पूछा क्या गया? पूर्ण तरंग दिष्टकारक में। लेकिन अगर पूछे अर्ध तरंग दिष्टकारक में कितने डायोड का उपयोग होता है तो उसमें अर्ध वाला में 1 होता है डायोड का उपयोग, लेकिन पूर्ण तरंग दिष्टकारक में 2 डायोड का उपयोग होता है। दोनों को याद रख लो, दोनों में से अगर कोई भी एग्जाम में आ गया तो छोड़ के ना आ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने है, प्रकाश विद्युत सेल ये क्या है? बताओ। प्रकाश विद्युत सेल जो है ये क्या करता है? प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 30 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 30 नंबर सवाल है, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन जो है वो न्यूनतम होता है, मतलब कम होता है, ये बताना है आप लोगों को। वो हमारा सोडियम का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब पूछोगे सर कितना होता है, तो वो हमारा होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके एग्जाम में। ओके चलो अगर पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, तो क्या लगाओगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? तो वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये भी लिख लो, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 31 नंबर सवाल का रहा है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? रेडियो सक्रियता का मात्रक एक हमारा बेकरल होता है और दूसरा क्यूरी हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कर रहा है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसी भी परमाणु का जो नाभिक बना है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देख लीजिए क्या कर रहा है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? हाँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आप बताओगे? वो हमारा मीटर इनवर्स होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लगा लो आप लोग। और इसका अगर मान पूछे, अगर आपसे पूछे रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है तो वो लगाओगे 1.1097 होता है बच्चा पाठी, गुना 10⁻7 और गुना में मीटर इनवर्स। ये मात्रक है तो ये लिख दीजिएगा, ये इसका मान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 34 नंबर सवाल है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? ये तो बहुत ही आसान है, सभी बच्चा पाठी को पता है कि 10⁻−15 मीटर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने प्रश्न
प्रश्न है, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है, लेकिन अलग अलग रूप में पूछा जाता है। देखो मैं सब रूप बता दे रहा हूं बच्चा पार्टी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो उसे प्राप्त क्या होता है। अगर देखो दूसरी कक्षा में होता है तो इसे क्या प्राप्त होता है, सभी बच्चे एक बार लगा दो चैट सेक्शन में, वो हमारा बामर श्रेणी प्राप्त होता है। कौन सा, बामर श्रेणी। लेकिन अगर पहली कक्षा में होता है तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होता है, उसके बाद तीसरी कक्षा में होता है तो पास्चन श्रेणी प्राप्त होता है, और उसके बाद चौथी में होता है तो ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा, इसलिए दूसरी में है इसलिए हमें बामर श्रेणी प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ। 36 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है बच्चा पार्टी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, बताओ निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होता है। महत्तम जो होता है वो गामा किरणों के लिए होता है। भाई करेक्ट आंसर डी लगा रहे हो क्या, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। सारे बच्चे डी को लगा लो। चलो अगर न्यूनतम पूछे तो गामा किरण लगा देना। कौन सा, ये महत्तम पूछा तो हमने क्या लगाए, गामा लगाए। न्यूनतम पूछे तो अल्फा लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है आपके सामने। 38 नंबर सवाल है, नाभिक की अभिक्रिया में संरक्षित रहता है कौन सा, तो वो हमारा कुल आवेश भी होता है, रेखीय संवेग भी होता है, कोणीय संवेग भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 39 नंबर सवाल कह रहा है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है। किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल है बच्चों, क्या कह रहा है, 40 नंबर सवाल है आपके सामने है, और ये बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन का ये आकार देख के मत घबरा जाना भाई, देखो कितना आसान सा है, मैं बता दे रहा हूं। देखो यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम जो है y जो है का मान उसके दोनों निवेश यानी कि ए बी के गुना से प्राप्त होता है, तो ये कौन सा द्वार होगा। यानी कि देखो गुना से प्राप्त होता है, ए इंटू बी बराबर y हमने बताया है। और ये कौन सा गेट के लिए होता है बच्चा पार्टी, बताओ। हमने कई बार बता चुका कि ये एंड गेट के लिए होता है, तो बताओ ना कौन सा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर जोड़ से प्राप्त होता, जोड़ वाला होता तो वो हम लगाते और गेट वाला में, जोड़ वाला अगर होता तो और गेट लगाते। तो देख लो बच्चा पार्टी, यहाँ गुना से प्राप्त होता है यानी कि a इंटू बी बराबर y होता है, तो एंड गेट के लिए होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल 41 नंबर सवाल है आपके सामने है, ये भी आया हुआ है आपके एग्जाम में। दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 का द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगा। 27 का निकालना जानते हो भाई, इतना आसान सा है, निकाल लो ना। 2 से लगाओ, 13 दूना के 26 हुआ, शेष 1 बचा। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 7 6 दूना 12 हुआ, शेष 1 बचा। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 3 दूना के 6, कुछ नहीं बचा, 0 लिख दो। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष जो 1 बचा 1, यानी कि 11011 किस ऑप्शन में दिया गया, 11011 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगर आप डी लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही आंसर है। चलो 42 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर सवाल है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है। तो भाई मैंने कितना बार बता चुका है, ट्रांजिस्टर का जो प्रवर्धन गुणांक है ये हमारा मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वैसे एम्पियर धारा का मात्रक है, वोल्ट विद्युत विभव का है, ओम जो है प्रतिरोध का है, तो ये सब कैसे हो सकता है। चलो 43 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 43 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है। देखो दाता अपद्रव्य परमाणुओं की जो संयोजकता होती है वो 5 होती है। कितनी होती है बच्चों, 5 होती है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। लघु तरंगों का परास कितना होता है। लघु तरंगों के लिए पूछा गया, आप लोग उसे लगाओ क्या होगा 44 नंबर सवाल का जवाब, तो वो हमारा 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज के बराबर होता है। तो क्या लगाओगे, ऑप्शन ए राइट आंसर है 44 का। चलो 45 नंबर सवाल है बच्चों, क्या कर रहा है, देखो संकीर्णन का मापन किया जाता है किसमें, संकीर्णन का जो मापन किया जाता है वो किसमें किया जाता है बच्चों, लगाओ 45 का। तो वो हमारा डेसिबल में होता है, और क्षीणता को मापने के लिए भी डेसिबल का ही यूज होता है। ये भी आप लोग याद रख लो, ये भी आया हुआ है कि क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही होता है, वो डेसिबल होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल आपके सामने है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है कितने घंटे का, 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का बच्चा पार्टी, 24 घंटे का होता है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल का रहा, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है कौन सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत
कार्य करता है प्रकाशिक तंतु, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर सवाल 48 नंबर सवाल कर रहा है क्या, देखो हमारे सामने प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान होता है, कितना होता है? वो 77 डिग्री होता है। कितना होता है? 77 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सारे बच्चे इसको याद रखोगे। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी। 49 नंबर सवाल कर रहा है क्या, देखो दशमिक संख्या 18 का क्या होगा? तो 18 का निकालना जानते हो तो भाई जल्दी से निकाल के बता दो। सबसे पहले कौन से बच्चे लगाओगे? 2 से लगाओगे 9 होगा, 9 दूना के 18, शेष नहीं बचा 0। उसके बाद 2 से लगाओ 4 दूना के 8, शेष 1 बच गया, तो उसके बाद लिख दो ना भाई, 1 लिख दो। 2 दूना के 4 हुआ, शेष नहीं बचा 0 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 हुआ, शेष नहीं बचा 0, यानी कि 10010 10010 करेक्ट आंसर ए में दिखाई दे रहा है 100। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल देते हो 100? देखो भाई नीचे से ऊपर की ओर इसको लिखा जाता है, देखो 10010 करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? हमने बताया है प्रतिरोध आए, प्रतिघात आए, धारित्व प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, ये सब आ रहा हो आपके सामने तो ओम लगा के आना, सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलो 51 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारे सामने है तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है भाई? तो वो मापता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मापता है, यानी कि मूल औसत वर्गमान मापता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। 52 नंबर सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करा जा रहा है विद्युत ऊर्जा में, यानी कि वो हमारा डायनेमो हो जाएगा। लेकिन बच्चा पार्टी अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता तो वो हमारा मोटर हो जाता, ये भी आपको याद रखना है। वैसे अभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर सवाल है 1/L ओमेगा की इकाई क्या है? 1/L ओमेगा जो ये किसकी इकाई है बताओ ना जी। देखो आर की इकाई प्रतिरोध की इकाई तो भाई ओम होता तो ये हो जाएगा। ये एल ओमेगा की इकाई ये भी हमारा ओमेगा का ओम ही होता है भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ये सब नहीं होगा, यानी कि दोनों की इकाई नहीं है। करेक्ट आंसर डी लगा लो, ये किसी की इकाई नहीं है। सही जवाब डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 54 नंबर सवाल है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ये तो कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो बच्चा पार्टी इसको भूल ना जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा ही करके आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो भी हमारा कूलम मीटर होता है, और ये हमारा एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता का होता है। याद रखिएगा दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स को हम लोगों ने फाई के द्वारा सूचित किया है। तो फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर हमारा एक फॉर्मूला है B इंटू ए होता है। अब पूछोगे सर ये B क्या है? तो B हमारा चुंबकीय क्षेत्र जिसका की मात्रक क्या होता है? वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है, और गुना में एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर उड़ गया, हमारा बचा क्या? वेबर तो बचा, तो करेक्ट आंसर B को लगा लो। बहुत ही सही जवाब है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल कह रहा है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? ये तो बताया हमने कि सदिश राशि है। किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होता है, और हमने बताया है इसके लिए भी फॉर्मूला म्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू ए होता है। आई इंटू ए होता है, धारा का हमारा एम्पियर हो जाता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर पूछे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? एम्पियर गुना मीटर स्क्वायर लगाना, और यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो अगला नंबर सवाल 57 नंबर सवाल कह रहा है क्या, देखो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चा पार्टी? 90 डिग्री होता है। लेकिन एक प्रश्न यहां से आता है कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री लगा देना ना। देखो विषुवत रेखा 0 डिग्री और इसके लिए पूछे चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री लगा लेना, करेक्ट हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 58 नंबर सवाल है, धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होती है? ये बताना है, तो वो हमारा अवमंदित होती है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 59 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? देखो जी हमने ट्रिक दिया है बीबी रोय जीबी वाला, बीबी रोय जीबी वाला ट्रिक लगाओ और काम हो जाएगा। 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 और 6
6, रेड के लिए 2 होता है, तो करेक्ट आंसर बी को लगाएंगे। बस इतना ट्रिक को याद रखो और 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में सही करके आओ भाई। हम गारंटी लेते हैं कि 2 से 3 नंबर का इससे पूछा जाएगा कौन सा कलर कोड का मान कितना होता है, तो इसको याद रख लो, बीबी रॉय जीबी, बस ट्रिक को याद रख लो, बीबी रॉय जीबी। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 60 नंबर सवाल है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। सौर सेल पैनल का उपयोग होता है कृत्रिम उपग्रह में, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल की ओर देख लेते हैं, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है, नाइक्रोम का होता है, सही जवाब डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 62 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है। देखो विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, ये देखो एम्पियर को धारा, ये ओम प्रतिरोध, और इसके बाद कौन सा वाट है तो शक्ति हो जाएगा, ये सब होता है, लेकिन वोल्ट में जो है विद्युत विभवांतर को मापते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 63 नंबर सवाल है, बताओ किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ना वो ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बच्चा पार्टी, ऊर्जा का मात्रक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप बी लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 64 नंबर सवाल है, विद्युत धारिता के लिए कौन सा मात्रक सही है। विद्युत धारिता के लिए मात्रक सही होता है वो हमारा फैराड होता है। तो हमने बताया बच्चा पार्टी विद्युत धारिता को सी के द्वारा डिनोट करते हैं, और सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा में भी होता है, यही तो होता है। और अगर पूछे 1 फैराड बराबर क्या होगा, वो हो जाएगा 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है, ये भी आप लोग याद रख लो, ये आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए, 65 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा सदिश राशि है, ये भी आया हुआ एग्जाम में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई के द्वारा डिनोट करते हैं, और ई बराबर एफ बटा में क्यू फॉर्मूला है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाता है, इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 66 नंबर सवाल है, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। किसी भी धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, करेक्ट आंसर आप डी लगा लो। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है, वो 1 से अधिक होता है। किसी भी वस्तु का जो है परावैद्युत स्थिरांक अधिक होता है 1 से, जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, उसके भीतर का बात हो रहा है, शून्य हो जाता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल 69 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी, बताओ विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता यानी कि आपसे पूछा गया परमिटिविटी, जिसे हम लोग एप्सिलॉन नोट बोलते हैं बच्चा पार्टी। एक हमारा फैराड पर मीटर वाला मात्रक होता है, और दूसरा मात्रक जो होता है वो कौन सा होता है, ये आप बताओगे तो बोलोगे सर Q1 Q1 Q2 बटा में जो होता है एफ आर एस पर फॉर्मूला जो है हमारा, अगर इससे निकालते हैं ना तो Q1 Q2 यानी कि सी गुना सी बटा में क्या होगा, फोर्स का न्यूटन होता है, और ये आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं इसको, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सी गुना सी बराबर सी स्क्वायर बटा में क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही वाला तो पूछा गया आप लोगों से, अगर इसको ऊपर ले गए तो हमारा सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एन इनवर्स हो जाएगा, और एम इनवर्स 2 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में ये दिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। लेकिन बच्चा पार्टी एक और प्रश्न आता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, तो इसी को उल्टा करके लिख देना, यानी कि सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को नीचे कर देना, और ये एन एम स्क्वायर जो है इसको ऊपर कर देना, जो निकल के आएगा वही आपका मात्रक हो जाएगा। इतना तो कर सकते हो आप लोग। चलो 70 नंबर सवाल को देखते हैं, और ये आज का क्लास का लास्ट सवाल है आपके सामने है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो डिफिनेशन में ही हमारा फॉर्मूला छिप जाता है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही तो पूछा गया, तो देख लो ना, तो क्या हो जाएगा, यही तो पूछा गया, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और बच्चा पार्टी हमने एप्सिलॉन नोट के बारे में ये तो बताया नहीं,